ये सब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप सब लोगों ने देखा किस प्रकार से भारतीय फौज को एक तो कम तैयारी के साथ देश के जो गद्दार हैं आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो बैठे हुए हैं, उन्होंने जो खासतौर पे सरकारों में बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, मुझे उन्हें गद्दार कहने में शर्म तो आ रही है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं मिल रहा। मैं उस आदमी को गद्दार ना कहूं तो क्या कहूं जो प्रेस के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को हमला होने की सूचना पहले से दे दी थी। क्या कहूं मैं, गद्दार ना कहूं तो उसे, मुखबिर ना कहूं तो क्या कहूं। तो मजबूरी में मुझे ये कहना ही पड़ रहा है कि जो मुखबिरी पाकिस्तान को की थी, जो सेना के पास संसाधनों की कमी थी, उसके बावजूद भी सेना ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए बिल्कुल आखिरी जब वो कगार पर थे तो ट्रंप साहब के कहने से, और ट्रंप का साहब को कहा क्यों था, क्या वजह थी, मोदी जी के जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं ट्रंप साहब से और चाइना से मोदी जी डरते हैं, वो अडानी की खातिर, अडानी का डरावा दिखा के, कोई ट्रेड का नहीं होगा डरावा, मुझे ऐसा नहीं लगता। बेसिक वजह जो ट्रंप साहब नहीं बता रहे हैं, वो अडानी को जेल भेजने की धमकी देके मोदी जी से हमारी फौज को जीत के मुंह से वापस बुला लिया, बिल्कुल कगार पे जीत। ये वीडियोग्राफी से हम किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी को इलेक्शन कमीशन चुनाव जिताती है, हम देश की जनता को अपनी आंखों से दिखा देते, सिर्फ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के 90 की 90 हरियाणा में कॉन्स्टिट्यूंसी। उससे बचने के लिए सरकार ने 20 दिसंबर के आसपास 21 दिसंबर को कानूनी बदल दिया। यह हिम्मत सरकार की नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन की नहीं हुई, तो हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि कानूनी बदल दिया। लेकिन कानून बदलने से भी उनका कोई फायदा नहीं हुआ, उनको ये नजर आ गया। तो उन्होंने जो कांग्रेस के अंदर उनके स्लीपर सेल हैं जयराम रमेश साहब, उनको तैयार किया आरएसएस और बीजेपी ने, और उनसे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डलवाई। पिटीशन का नजर आने में तो बहुत फायदेमंद चीज लग रही थी कि जो प्राचा साहब को जो रोकने के लिए, प्राचा साहब को वीडियोग्राफी ना मिले उसके लिए जो कानून बदला है वो गैर कानूनी, उसको समाप्त कर दिया जाए। संविधान विरोधी मानसिकता की जो सरकारें बनी हुई हैं आरएसएस और बीजेपी की, उनसे निजात पाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए और देश को आरएसएस और बीजेपी से बचाने के लिए यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तो वो मतपत्र द्वारा चुनाव है। इस बात को हम लोगों ने, जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने आंदोलन शुरू किया था सड़कों पे 5 जनवरी 2024 से, हम कभी भी भूले नहीं हैं, कभी भी हमने उसे नजरअंदाज नहीं किया। हालांकि आप लोगों ने कुछ, आप लोगों ने भी और देश के दूसरे नागरिकों ने भी, खासतौर से अंबेडकरवादियों ने और संविधानवादियों ने हमसे भी बहुत शिकायत की, बहुत नाराजगी जाहिर की कि हमने भी कुछ महीनों के लिए ये आंदोलन जो है ब्रिंग बैक बैलेट, मतपत्र वापस लाने का और वोटों में धांधली वाली मशीनों का जो विरोध था और मतपत्र वापस लाने का जो आंदोलन था, थोड़ा धीमे कर दिया था। तो हालांकि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही और बहुत बुरी बुरी बातें भी कही, सोशल मीडिया पे भी कही। मुझे दुखी होने की जगह खुशी हुई इस बात से, क्योंकि इन सभी लोगों को मेरे पास ये बताने की वजह है कि मैंने जानबूझ के नहीं, बल्कि कुछ खास हालात की वजह से ये आंदोलन स्ट्रैटेजिकली थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा था, लेकिन छोड़ा नहीं। लेकिन जनता ने जितना नाराजगी मुझसे खुद जाहिर की, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ये हमारे आंदोलन को कामयाबी की राह पर ले जाएगा, इसमें मुझे अब कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। चाहे ये जो बड़ी बड़ी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये हमारा साथ दें या ना दें, जनता ने मुझे तक गाली देना शुरू कर दिया था, ये मेरे लिए सबसे खुशी का विषय है। पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर्स को तो जनता गाली दे ही रही है, मुझे भी इसलिए कि आपने आंदोलन खत्म कर दिया। आप भी उसी तरह बेईमान तो नहीं हो गए कहीं। तो मैं पहले तो सफाई दे दूं अपनी खुशी जाहिर करने के बाद, यही काम आपको करना है जनता को। जो व्यक्ति पेपर बैलेट लाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहा, वो संविधान का सही रक्षक नहीं है। उसको आप सवाल करो, सड़क पे करो, उसके घर में जाके सवाल करो, अगर वो खासतौर पे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात यह, अब मैं सफाई भी दे दूं अपनी। आप सब लोगों को याद होगा कि हमने हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर लिया था कि 90 की 90 सीटों पे, ये हमने 9 दिसंबर 2024 को लिया था, हमें वीडियोग्राफी मिलेगी। ये वीडियोग्राफी से हम किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी को इलेक्शन कमीशन चुनाव जिताती है, हम देश की जनता को अपनी आंखों से दिखा देते, सिर्फ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के 90 की 90 हरियाणा में कॉन्स्टिट्यूंसी।
उससे बचने के लिए सरकार ने 20 दिसंबर के आसपास 21 दिसंबर को कानूनी बदल दिया। यह हिम्मत सरकार की नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन की नहीं हुई, तो हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि कानूनी बदल दिया। लेकिन कानून बदलने से भी उनका कोई फायदा नहीं हुआ, उनको ये नजर आ गया। तो उन्होंने जो कांग्रेस के अंदर उनके स्लीपर सेल हैं जयराम रमेश साहब, उनको तैयार किया आरएसएस और बीजेपी ने, और उनसे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डलवाई। पिटीशन का नजर आने में तो बहुत फायदेमंद चीज लग रही थी कि जो प्राचा साहब को जो रोकने के लिए, प्राचा साहब को वीडियोग्राफी ना मिले उसके लिए जो कानून बदला है वो गैर कानूनी है, उसको समाप्त कर दिया जाए। परंतु असली मकसद जो मुझे पता था और मैं मना कर रहा था कोई सुप्रीम कोर्ट ना जाए, जो गद्दार होगा वही सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जो बेईमान होगा वही सुप्रीम कोर्ट जाएगा इस कानून को खत्म कराने के लिए, आरएसएस का जो एजेंट होगा वही जाएगा। उसके बावजूद भी जयराम रमेश साहब ने पीआईएल लगा दी। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हर एक हाईकोर्ट में जहां जहां हमने वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज, फॉर्म 17C लेने की दरखास्त लगाई थी, वहां पे एक ही रीजन बता के तारीख लेनी शुरू की कि जयराम रमेश साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है, हमें हर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए जब तक वो फैसला ना करे। अब वो फैसला तो 5 साल 10 साल बाद जाके जब भी होगा, तो हमारे काम में बहुत बड़ा रोड़ा जयराम रमेश साहब ने, जो स्लीपर सेल है आरएसएस के, कांग्रेस के अंदर अटका दिया था। उस स्लीपर सेल के, आरएसएस के स्लीपर सेल के जाल से हम लोग आजाद हुए 17 अप्रैल 2024 को, जब हमने सुप्रीम कोर्ट से, बावजूद इसके कि इतने बड़े बड़े वकील जयराम रमेश साहब के लिए पेश हुए थे, हमने उससे अपने गले में जो फंदा लगा था इस आंदोलन के, उससे 17 अप्रैल को निजात हासिल कर ली, जब सुप्रीम कोर्ट से हमने ये आदेश ले लिया कि जयराम रमेश साहब की इस पिटीशन, इतने सारे वकील हमारे खिलाफ पेश हुए थे, देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहेगा, लेकिन हमारे केस भी नीचे चलते रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की इस केस की कोई भी संज्ञान नहीं लेगा हाईकोर्ट, और हमारे केस पे को हमारे गुण दोष के आधार पर हाईकोर्ट में फैसले होंगे। तो हम उससे आजाद हुए। तो हमने आंदोलन शुरू करने के लिए फैसला कर लिया, और हमने ऐलान भी करने वाले थे, तभी 22 अप्रैल आ गई। पहलगाम में, कश्मीर में आतंकवादी हमला हो गया, और आरएसएस की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने देश की तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी। तो अब भले ही हम इस सरकार को गैर कानूनी सरकार मानते हैं, मगर क्योंकि देश की जहां बात आएगी तो हमने अपना आंदोलन, हालांकि ये बहुत बड़ा आंदोलन था, हमने भी ये कहा कि अभी हम, जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, हम आंखें बंद करके हर काम में सरकार के साथ रहेंगे, जब तक कि सरकार हमें साफ नजर न आ जाए कि ये बिल्कुल ही देश को लुटा रही है, बेच रही है, या जो भी कर रही है। लेकिन एक हमने रिक्वेस्ट की थी कि फौजों को 1-1 लाख करोड़ रुपया दे दो, लेकिन मोदी जी कहां देने वाले में, तो सारे पैसे अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू को ही देंगे। और 5% बजट, जी हमारे टोटल जो बजट में जीडीपी जो है हमारी, उसके 5% के बराबर बजट में सेना के लिए, डिफेंस के लिए एलोकेशन होनी चाहिए। 2 डिमांड्स हमने रखी थी, लेकिन मोदी जी ने वो पूरी नहीं की। अब मैं छोटे में आपको ये बता देता हूं कि ये सब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप सब लोगों ने देखा किस प्रकार से भारतीय फौज को, एक तो कम तैयारी के साथ, देश के जो गद्दार हैं आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो बैठे हुए हैं, उन्होंने, जो खास तौर पे सरकारों में बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, मुझे उन्हें गद्दार कहने में शर्म तो आ रही है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं मिल रहा। मैं उस आदमी को गद्दार ना कहूं तो क्या कहूं, जो प्रेस के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को हमला होने की सूचना पहले से दे दी थी। क्या कहूं मैं, गद्दार ना कहूं तो उसे, मुखबिर ना कहूं तो क्या कहूं। तो मजबूरी में मुझे ये कहना ही पड़ रहा है कि जो मुखबिरी पाकिस्तान को की थी, जो सेना के पास संसाधनों की कमी थी, उसके बावजूद भी सेना ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए बिल्कुल आखिरी, जब वो कगार पर थे, तो ट्रंप साहब के कहने से, और ट्रंप का साहब को कहा क्यों था, क्या वजह थी, मोदी जी के जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं ट्रंप साहब से और चाइना से मोदी जी डरते हैं, वो अडानी की खातिर, अडानी का डरावा दिखा के, कोई ट्रेड का नहीं होगा डरावा, मुझे ऐसा नहीं लगता। बेसिक वजह जो ट्रंप साहब नहीं बता रहे हैं, वो अडानी को जेल भेजने की धमकी देके मोदी जी से हमारी फौज को जीत के मुंह से वापस बुला लिया, बिल्कुल कगार पे जीत से। उसके बाद पूरी दुनिया में
भारत का जो स्टेचर था, आरएसएस, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग बेवकूफ़ी में ऐसा हुआ है, इनके बस की नहीं है या ये कैपेबल नहीं है। मेरा ये इल्ज़ाम है, ये लोग चाइना और पाकिस्तान से मिले हुए हैं। भारत देश की ताकत कभी भी इतनी कम नहीं हो सकती कि पाकिस्तान जैसा देश भारत के ऊपर कूटनीतिक विक्ट्री हासिल कर ले, और उससे भी बड़ी बात कि राजनीतिक सफलता आ जाए उसके पास। मतलब विदेशों में भारत के तो सभी मित्र थे ना, मोदी जी के सारे कारनामों के बावजूद भी भारत के सभी मित्र थे। इन्होंने जाके क्या ऐसा किया है कि भारत के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इनको बेवकूफ बता के हम इन्हें क्लीन चिट नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। महत्वपूर्ण विषय यह है कि इन्होंने क्या सौदा किया देश का जाके कि आज भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं है। और बाहर जाके भी शशि थरूर साहब हो, सलमान खुर्शीद साहब हो, मोदी जी की जय जयकार करने में लगे हैं। जो चीज हो ही नहीं सकती, मोदी जी की जय जयकार हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मुंह खोलते हैं और उनका पता लग जाता है कि इनके पास कुछ नहीं है। ये सब ने देखा। तो मैं अपने मुद्दे पे वापस आता हूं। ये सब होने के बाद, उसके बाद आपने बीजेपी के विभिन्न नेताओं को देखा कि ये युद्ध के समय भी हाईवे पे क्या क्या करते पकड़े जा रहे थे। युद्ध के समय में भी ये अपने बीजेपी के बड़े बड़े जो दफ्तर करोड़ों रुपए के बने हैं, क्या क्या करते पकड़े जा रहे थे। और उसके अलावा देश में चाइना और पाकिस्तान का जो एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम करो, और तो इन्हें पता है किसी जगह जीत नहीं सकते। वो भारत की सेना को भले ही संसाधन हो या ना हो, वो फिर भी जीत जाएगी। भारत के लोग और भारत का संविधान इतना मजबूत है, इतने ताकतवर हैं कि हम पे सब मुसीबतें आ जाए तब भी हम झेल के भी जीत जाएंगे। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हो जाएं तब भी हम नहीं हार सकते। मतलब इससे ज्यादा दुख की बात और इससे ज्यादा मुसीबत की बात देश में कोई नहीं हो सकती कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से हैं, फिर भी देश कमजोर नहीं होके दे रहा। तो ये चाइना और पाकिस्तान को पता है देश कमजोर एक ही तरीके से होगा, वो है जो पहलगाम में आतंकवादियों ने बोला था हिंदू मुसलमान करो, वही काम आरएसएस और बीजेपी कर रही थी। चाहे वो हमारे सेना के जो जवान हैं उनके बारे में बोला हो, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, या दूसरी बहुत सारी चीजें जो भी। तो ये सब जो मुसीबतें आ रही हैं, इनका हल क्या है? देखिए, विपक्ष की पार्टी तो ऐसी हैं, क्या बोलूं मैं उनके बारे में, स्लीपर सेल हर जगह घुसे में। मोदी जी का इस्तीफा मांगते भी लोगों को शर्म आ रही है। मेरा यह साफ तौर पे कहना है, इस वक्त जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो आरएसएस और बीजेपी की निंदा नहीं करता, वो पूरी तरीके से देशभक्त नहीं। इतने हालात अब आ चुके हैं, वो पूरी तरीके से देशभक्त नहीं है। खास तौर पे वो लोग जो पढ़े लिखे लोग अपने आप को कहते हैं, ये बिल्कुल साफ बात है। जो उनकी निंदा नहीं करता और जो किसी भी हद तक जाके उनका इस्तीफा मांगने की कोशिश नहीं करता, वो भी देशभक्त नहीं है। एक तो हमें ये बात साफ तौर पे कह देनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी का समर्थन करता है तो उसको देशद्रोही कहने में मेरे ख्याल से कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बुराई नहीं करता उनकी, वो भी पूरी तरीके से देशभक्त नहीं है। लेकिन इस मुसीबत से हम बचे कैसे? क्या मोदी जी को और अमित शाह जी को कोई फर्क पड़ रहा है, नड्डा जी को या मोहन भागवत जी को? पूरे देश की जनता, हमारी महिलाओं ने सिंदूर जब बांटने की धमकी दी थी घर घर जाके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, तो चप्पलें लेके तैयार हो गई थी महिलाएं, मारेंगे ही ना, आओ। तो ये माहौल है देश का। हर व्यक्ति मोदी जी को, अमित शाह जी को देश के साथ देश का नुकसान करने का सबसे बड़ी वजह मान रहा है। आप किसी से भी जाके इंटरव्यू सड़क पे ले लो, लेकिन फिर भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। फिर भी ये बड़े बड़ी टोपियां लगा के फौज की ड्रेस में, मतलब शर्म आनी चाहिए। हमारी फौज का हर एक जो सिपाही बहादुर है, उस वर्दी में अपनी फोटो लगा के क्या दिखा रहे हो कि कोई बुजदिल व्यक्ति भी भारत की फौज में हो सकता है? आपको तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ही बुजदिल कहते हैं। एक बुजदिल व्यक्ति, जिसको बुजदिल उसकी पार्टी के बहुत बड़े नेता कहते हैं, वो अपनी फोटो लगा के ये बता रहा है कि भारत की फौज बुजदिल भी हो सकती है। मतलब इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? मोदी जी मतलब बुजदिली, मतलब किसी भी एक सैनिक की, किसी शहीद की, अब्दुल हमीद की फोटो लगाते तो अच्छी बात होती ना। अभी जो शहीद हुए हैं हमारे फौजी, अभी उनके किसी की फोटो लगाते। मोदी जी का मतलब तो बुजदिली है ना, नाकामी है, नाकारापन है। जो समझदार नहीं होता वो है शक्ल ये तो उसकी शक्ल लगा के देश की सेना की गरिमा कम करने के काम कर रहे हैं बड़े बड़े। बिहार में तो खैर फेल हो गया, वरना तो लोगों को पता नहीं किस तरीके से लाते हैं किराए पे, या जैसे भी, जैसे
जहाज भर भर के मोदी जी की जय हो रही थी पूरी दुनिया में, और अब निकला क्या उसका नतीजा? सिफर। तो ये जो रोड शो कर रहे हैं बेशर्मी के साथ, हर जगह फेल होने के बाद, फौज को जीत से रोकने के बाद, तो ये बेशर्मी क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनको पता है जनता कितनी में नाराज हो जाए, हम चुनाव ये जो चोरी के वोट है ना उनके माध्यम से जीतेंगे। पेपर बैलेट से जब तक चुनाव नहीं हो रहे, ये 20% एक्स्ट्रा वोट चुरा कर इलेक्शन जीतेंगे, धांधली करके इलेक्शन जीतेंगे, ये बात इन्हें 100% पता है। तो जब तक अगर इनको हटाना है तो सबसे बुनियादी बात यह है कि पेपर बैलेट से चुनाव का आंदोलन होना है, हो ही रहा है, वो मजबूती से होना है। और पेपर बैलेट का आंदोलन जैसे जैसे ताकत पकड़ेगा, अगर पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे बीजेपी और आरएसएस को। ये इस देश की हकीकत है। इस देश से, इससे कोई भी देश में व्यक्ति जो ईमानदार है, सच्चा है, संविधानवादी है, अंबेडकरवादी है, नजर नहीं चुरा सकता। दूसरी जो सबसे बड़ी ताकत है इन मशीनों के अलावा, वो है स्लीपर सेल्स। हर एक पार्टी में, जैसे बसपा इतनी मजबूत पार्टी है, मिश्रा जी हैं वहां पे, वो एक ही अकेले काफी हैं पूरी बसपा को तबाह करने के लिए। वो तबाह करने के लिए पूरी शक्ति से आगे जा रहे हैं। उनके कारणों में कई पता आप लोगों को नजर आ ही रहे हैं बसपा के अंदर जो हो रहा है। दूसरा, कांग्रेस के अंदर तो मैं बता ही चुका हूं कौन कौन स्लीपर सेल है। जयराम रमेश, वेणुगोपाल, अब तो शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, ये सब स्लीपर सेल ही तो हैं। जाके मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं बाहर जाके, और देश की तारीफ करो भाई। मोदी जी का तो नाम लेते ही देश का नाम नीचे होता है, तो वो कोई भी वफादार आदमी नहीं है देश का जो मोदी जी का नाम जाके कहीं भी लेता है। देश का नाम लो, अपने आप अच्छा हो जाएगा सब। मोदी जी का नाम मत लो, अपने आप अच्छा रहेगा ही, नॉर्मल रहेगा। मोदी जी का नाम लिया सब खराब। तो ये सलमान खुर्शीद टाइप लोग, शशि थरूर टाइप लोग जाके मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं वहां पे, तो देश का नुकसान करने जा रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि हम वो आंदोलन दोबारा एकदम मजबूती से शुरू कर रहे हैं। बिहार का चुनाव आ रहा है, बिहार में आरजेडी है, सीपीएम है, कांग्रेस है। सबसे मैं कह रहा हूं स्लीपर सेल को दूर भगाओ और हमारे साथ आंदोलन में आओ। हम लोग 14 जून 2025 को 11 बजे सुबह जंतर मंतर पे इकट्ठे होंगे, ताकि हम लोग बड़ी संख्या में, मैं गुजारिश करूंगा इस वक्त जो जो देशभक्त है, हम लोगों के पास ना किसी पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी है, ना हम लोगों के पास धन है, हम लोगों के पास बाबा साहब का संविधान है, उनके दिए हुए एक वोट की ताकत है जो हम खत्म नहीं होने देंगे। हम लोगों के पास आपका, जनता का, खास तौर पे अंबेडकरवादियों का साथ है। आप लोगों को खुद चल के आना पड़ेगा, यह आंदोलन आपका है, सबको आना पड़ेगा, सब वेलकम है, कोई किसी भी पार्टी का हो, आए और इस आंदोलन में सहयोग करे, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के इस आंदोलन में सहयोग करे। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते थे, हमने इंतजार कर लिया। 14 जून 11 बजे सुबह जंतर मंतर, और उसके बाद यह आंदोलन बिहार जाएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि बिहार में मत पत्र द्वारा चुनाव हो। कितनी कैंपेनिंग कर लें, तेजस्वी यादव साहब, लालू यादव साहब, सीपीएम, सीपीआई, जितनी कैंपेनिंग कर लें, जितनी राजनीतिक गठजोड़ बना लें, कांग्रेस कर ले, वोट ही तो मिल जाएंगे। वोट तो जनता आपको अभी भी दे रही है, वोट गिने नहीं जाएंगे। उसके लिए आपको इस आंदोलन में सहयोग करना पड़ेगा। हम 14 तारीख को पहले जंतर मंतर, उसके बाद पटना में बड़ा प्रोग्राम होगा एक, और उसके बाद बिहार के डिस्ट्रिक्ट में जाके मत पत्र वापस लाने के लिए आंदोलन शुरू हो चुका है, बिगुल बच चुका है। अब हम जनता के हवाले हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के सारे कार्यकर्ता आपके हवाले हैं। आप लोग आइए और ब्रिंग बैक बैलेट, यानी कि मत पत्र वापस लाने का जो आंदोलन है उसमें सहयोग कीजिए। अब यह आंदोलन रुकेगा नहीं, अब यह आंदोलन मत पत्र द्वारा चुनाव शुरू कराकर ही रुकेगा। जो जो नहीं आएगा वो पूरी तरीके से देश का, देश की डेमोक्रेसी का, बाबा साहब का, बाबा साहब के संविधान का, बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों का सच्चा सिपाही नहीं है। यह ऐलान करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। सब हमारे पुराने साथी, नए साथी, बिछड़े साथी, सब वेलकम है। निकालो अपने दिल से जो लेथार्जी आ गई है, डर आ गया कुछ लोगों के मन में, या कुछ लोगों के मन में लालच भी आ गया, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ दूर करो, आलस दूर करो, डर दूर करो, लालच दूर करो, और आओ 14 जून को 11 बजे जंतर मंतर पे।